कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। उसी तरह से कोई भी बच्चा होता है, जब वह जन्म लेता है और अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, आसपास के कॉलोनी में, या फिर टीवी में, रेडियो में, जिसमें भी वो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, चाहे वो द्रव्य हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, कुछ भी हो, उसको वो अपने मन में ग्रहण करते जाता है। देखिए, जो परिवार होते हैं उसको हम उनके कुछ उदाहरण ऐसा देख सकते हैं कि कुछ शिक्षित परिवार हो सकता है, कुछ अशिक्षित परिवार हो सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको परिवार का सौभाग्य ही नहीं मिल पाता है, जिनको अनाथ के रूप में जाना जाता है। तो आप सोच के देखिए, तीनों कैटेगरी के बच्चों पर हम यदि शिक्षित परिवार में पैदा होते हैं, आप देखिए शिक्षा के अवसर भी देखिए, जो बच्चे के परिवार में सभी एजुकेटेड लोग हैं, उसको सिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उसको पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जो सामान्य से एक परिवार में पैदा होता है, उसको इन सभी चीज़ों का अवसर नहीं मिल पाता है। आप देखिए, जिस परिवार में जन्म लेता है, सबसे पहले तो उसके माता पिता का आचार व्यवहार कैसा है, उसके माता पिता किस भाषा में बात करते हैं। यदि वो हिंदी भाषा में बात करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक हिंदी सीखता है। अगर वो लोग अंग्रेजी में बात करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक अंग्रेजी सीखता है। तो जिस भाषा में माता पिता बात करेंगे उस भाषा को वो सीखता है। जिस लहजे में बात करेंगे, जिस तरह के माता पिता का संस्कार होगा, उस तरह से बच्चा जो है सीखता है। यदि माता पिता सभ्यतापूर्वक बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो ये सभी गुण सहजता से ही उस बालक के मन में प्रविष्ट कर जाते हैं। और यदि इसके विपरीत घर का वातावरण हो, यदि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, यदि लोग आपस में एक दूसरे से असभ्यतापूर्वक बात कर रहे हों, और यदि बच्चा इन्हीं सबको देख रहा होगा, तो बच्चे के मन में यह सभी स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा अपने आसपास जो कुछ भी देखेगा वह सब उसको आत्मसात करता चले जाएगा। बच्चे को पता नहीं चलेगा कि वो सही सीख रहा है कि गलत सीख रहा है, लेकिन जो कुछ भी वो देखेगा वो सब वो जो है ग्रहण करते चला जाएगा। तो ये बात हुई पारिवारिक वातावरण की बात। यदि हम देखें कि वो बच्चा शहर में रह रहा है या गांव में रह रहा है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। शहर की अपनी विशेषता है, गांव की अपनी विशेषता है। शहर की अपनी कमियां हैं और गांव की अपनी कमियां हैं। तो बच्चा जिस तरह के वातावरण में रहेगा, उसमें उसको रहने का आदत पड़ जाएगा, और वैसे ही उसका हाव भाव, वेशभूषा आदि बनता चला जाएगा। तो यदि हमको एक उदाहरण याद होगा, तो हमने देखा था एक मोगली, मैक्सिमम लोगों ने मोगली पिक्चर देखा हुआ होगा। तो यदि कोई बच्चा समाज में रहता है तो वो समाज के आसपास से सीखता है, मनुष्य के जैसे बोलना सीखता है, मनुष्य की भाषा सीखता है, मनुष्य के जैसे रहन सहन, कपड़ा आदि वो सीखता है। लेकिन अगर वो एकांत जंगल में चले जाता है तो वही बच्चा जानवरों की भाषा सीख जाता है, उसका रहन सहन जानवरों की तरह हो जाता है। दुर्गम पहाड़ पेड़ में चढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, लेकिन वो फिर सामाजिक जीवन में जीने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो जिस तरह का परिवेश है वैसा उस बाल मन में प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक हम ये बात स्पष्टता से समझ गए होंगे। कोई बच्चा है, बच्चा क्या होता है, अपने बाल मन के समय, मतलब 5-10 साल तक उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता रहता है, और वो बार बार कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ बोलता है, कुछ पूछने का प्रयास करता है, कुछ बताने का प्रयास करता है। तो यदि उसके घर में उसके बात को सुना जाता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास अच्छे से होगा। लेकिन अगर हर बार उसे चुप करा दिया जाता है तो उसके बौद्धिक क्षमता का विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी बच्चे होते हैं वो कुछ भी बोलें, सही बोलें या गलत बोलें, उनके बात को सबसे पहले सुनना चाहिए। सुनने के बाद हमको भी समझना चाहिए और उनको भी समझने का समय देना चाहिए, और उसके बाद उनको रिप्लाई करना चाहिए कि आप ये जो बता रहे हैं इसमें ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है, इसको ऐसे सुधार सकते हैं।
एक अच्छे ढंग से उसको मना करना। यदि आप हर बार उसको डांट डपट देंगे तो वो अपने मन के बात को बताना बंद कर देगा। ऐसे में धीरे धीरे यदि उसको चुप रहने की आदत पड़ जाती है तो उसको एक दब्बूपन का शिकार होने का ऐसा बन सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, बच्चे को एक स्वतंत्र एवं खुला वातावरण प्रदान करें जो उसके मानसिक विकास में सहायक होगा। और घर का वातावरण ऐसा रखें जिसको देखकर वो जब भी कुछ सीखे तो एक अच्छा चीज़ सीखे, एक सकारात्मक चीज़ सीखे। हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि हम जो भोजन करते हैं उसका भी प्रभाव जो है पड़ता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसका मतलब ये है कि यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो मन में अच्छे विचार रहते हैं। इसी में यदि आप थोड़ा तामसिक भोजन कर लेते हैं तो विचार का जो स्तर है वो थोड़ा अलग हो जाता है। यदि आप राजसी भोजन में चले जाते हैं तो अलग प्रकार का आपका सोच होगा है। तो इसमें बच्चे का दोष नहीं है, उसके आसपास के वातावरण का, उसके परिवेश का दोष है। क्योंकि हम जैसा मूवी पिक्चर आदि देखते हैं, जैसा सीरियल देखते हैं, जो कार्टून वगैरह आता है, कुल मिला के टीवी में जो हीरो होते हैं, चाहे वो कार्टून के हों, सीरियल के हों या फिल्म के हों, वो हीरो लोग वास्तव में हीरो नहीं हैं, लेकिन उनको हीरो एक मान लिया गया है समाज के द्वारा। तो उन लोग जैसा व्यवहार करेंगे, उन लोग जिस तरह की चीज़ों का उपयोग करेंगे, हमारा जो बच्चा है, जो बाल मन का है, वो ऑटोमेटिक उन चीज़ों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए गलत चीज़ों के प्रति उसकी रुचि जाने लगती है। तो ये परिवार का दायित्व है कि हम बचपन से ही मनोविज्ञान को समझते हुए उसको सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान कराते हुए उसको रखें, प्यार से समझाएं। देखिए, जिस प्रकार के परिवार में जन्म लेता है, अगर परिवार संस्कारित है तो बच्चा भी संस्कारित होता है। यदि परिवार कुछ विकृत प्रकृति का है, जो कि धर्म अध्यात्म में रुचि नहीं रखता है, तो उसके बच्चे भी उसी तरह से बनते जाते हैं। यदि आप पहनावा देखेंगे तो भारत के लोगों का, यदि हम पूरा भारत ही मान लेते हैं, चलिए राज्यों में न जाते हुए, तो एक भारत देश का एक अलग तरह का सांस्कृतिक पहनावा है। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर में यदि जाते हैं, दूसरे अमेरिका आदि देशों की तरफ देखते हैं, तो वहाँ का पहनावा अलग रहता है। तो बच्चा जिस चीज़ को देखेगा वो सीखेगा। तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने पहनावे को, अपने वातावरण को, अपने धर्म, आध्यात्म, त्यौहार को बच्चों तक पहुँचाएँ, बाल मन तक पहुँचाएँ। क्योंकि बाल मन ही हैं जो कि कच्चे घड़े के समान होता है, और वो धीरे 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 परिपक्व होने लगता है। और जब वो पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, उसके पश्चात अगर उसको कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो उसको समझने सीखने में दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए समय रहते ही उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी को एक कहानी ध्यान में आ रहा होगा, तोते की कहानी। दो तोते थे, उनका नया नया जन्म हुआ था, और एक जोर की आंधी आती है। और वो जोर की आंधी आती है तो दोनों तोते जो हैं उस आंधी के बहाव में, उस हवा के प्रवाह में उड़ जाते हैं, और उड़ करके वो बहुत दूर जाने लगते हैं। एक जो तोता रहता है संत की कुटिया में गिर जाता है, और एक जो तोता रहता है डाकुओं के बसेरे में गिर जाता है। दोनों तोते एक ही साथ जन्म लिए रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग संस्कार वाले व्यक्तियों के पास चले जाते हैं। एक बार राजा जो है गुजर रहा होता है जंगल से, शिकार आदि से। तो दोपहर का समय था, बहुत धूप थी, और वो अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है। तो वो पहुंचता है डाकुओं के काफिले के पास। तो वो तोता घूमते रहता है, पेड़ में बैठे रहता है, और वो जब देखता है उस राजे को, तो जो डाकू के काफिले में जो तोता गिरा था, वो बोलता है कि देखो देखो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तोता राजा आसपास देखता है, कोई उसको दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर वो देख लेता है कि ये तोता ही है जो चिल्ला रहा है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो डाकुओं के साथ रह के जो तोता था, इस तरह के संस्कार सीख गया था। वो बार बार बोल रहा था कि मालदार पार्टी है, देखो गहने जेवरात पहने हुआ हैं,
राजा टाइप का लगता है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, इस तरह को बार बार बोलने लगा। तो राजा वहाँ से भयभीत होकर भाग खड़े होता है और भागते भागते वो एक कुटिया के पास से गुजरता है। तो वहाँ दूसरा जो तोता रहता है उसको राजा दिखता है। वो राजा से बोलता है कि हे राजन, कुटिया में प्रवेश करिए, मटके में शीतल जल रखा हुआ है, जल ग्रहण करिए, और जो साधु संत महाराज हैं वो आ रहे हैं, तब तक आप कुटिया में विश्राम करिए। तो तोते को देखकर राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तोता भी वैसे ही दिख रहा है जैसा वो तोता दिख रहा था। लेकिन अंतर किस बात का आया? तो परिवेश का आया। तो यदि आज हम बोलेंगे कि कोई बच्चा है अगर संस्कारित नहीं है, तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। अगर बच्चों में आज संस्कार की कमी देखने को मिल रही है, तो इसमें बच्चों को दोषी कैसे माना जा सकता है? जो उसका पेरेंट्स हैं, जो उसके आसपास का समाज है, जो उसके आसपास का वातावरण है, वह दोषी है जो उसको उचित संस्कार नहीं दे पा रहा है। कि बच्चा अपने आप से कुछ नहीं करता है, वो जो देखता है वो सीखता है। तो यदि हमको बच्चों को संस्कारित बनाना है, तो हमको अपने जितने भी संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति की बातें हैं, वो उसको आदत में डालना शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा, संयुक्त परिवार का बड़ा महत्व है, क्योंकि दादी नानी जो होते हैं वो लोग कहानी सुनाते हैं, और कहानी के माध्यम से वो बच्चा जो है सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। वही दादी और नानी है जो उसको श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं, तो बच्चा जान पाता है कि हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा करना ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो वो क्या सीखेगा? तो वेस्टर्न कल्चर से, जहाँ अनाथालय वाला जो वृद्धाश्रम वाला जो परिकल्पना होता है। हमारे भारत में तो कोई बच्चा अनाथ होता ही नहीं है, क्योंकि यदि किसी के माता पिता में से किसी का या दोनों का देहांत हो भी जाए, तो एक संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था होती है उसमें अन्यान्य प्रकार के रिश्तेदार एवं सदस्य होते हैं, तो बच्चा कभी अनाथ नहीं हो पाता। और इसी तरह जो बुढ़ापे में भी माता पिता को पालने के लिए कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो व्यक्ति सीखा ही नहीं है कि श्रवण कुमार कौन है, नहीं जानता, हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है जो नहीं जानता, वही होता है जो बाद में माता पिता को छोड़ देता है। और बाद में हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चों में संस्कार की कमी है। संस्कार की कमी बच्चों में नहीं है, उस माता पिता में संस्कार की कमी है जो बच्चों को बता नहीं पाए ठीक से संस्कार, जो सभी को, अपने बच्चों को समय रहते संस्कारित नहीं बना पाया। इसीलिए विवेकानंद केंद्र जो है एक संस्कार वर्ग चलाता है, जो 90 मिनट का शेड्यूल होता है। उसमें खेल, गीत, कहानी के माध्यम से बच्चे में संस्कार, राष्ट्र प्रेम और आत्मीयता आदि की भावनाओं को इनकलकेट किया जाता है। इस तरह से मूल रूप में क्या हम समझे कि जो आसपास का वातावरण है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, हर एक चीज़ का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं स्कूल की बात। तो स्कूल में वो जब बच्चों के अन्य बच्चों के परिवेश में आता है, संपर्क में आता है, टच में आता है, तो अन्य बच्चों का पहनावा और सब चीज़ें वो देखता है। लेकिन हमको ये बात उसको बतानी पड़ेगी कि हमको जो सब कुछ देखते हैं वो सही नहीं है। वास्तविकता में सही चीज़ें क्या है, संस्कारित चीज़ें क्या हैं, और एक कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी बच्चे के साथ, उसके साथ बात करना, उसके टच में रहना, उसकी बातों को भी समझना और अपनी बातों को भी उसको समझाना। आज हम देखते हैं जो व्यवहार है, बच्चों का व्यवहार है, अक्सर ये शिकायत आती है कि वो थोड़ा सा कहना चाहिए उद्यत प्रकृति का होते जा रहा है। मतलब बात करने का ढंग उसको नहीं आ रहा है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है वह वो नहीं सीख पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एकल परिवार के कारण। फिर से बात आ जाती है बच्चों के मनोविज्ञान वाली कि यदि बच्चा अकेला रहता है तो वो वही सीखेगा जो वो देखता है। तो अकेला बच्चा जिसके घर में माँ बाप नहीं हैं, दोनों काम करने गए हुए हैं और दादी नानी तो है ही नहीं है,
अब वो देखता है केवल टीवी, और टीवी देख के ही सीखता है जो कुछ भी सीखता है। इससे होता ये है, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत संस्कार हैं उसके मन में व्याप्त हो जाती है, और माता पिता के साथ उसको संपर्क तो रहता ही नहीं है। तो कालांतर में जब माता पिता फ्री होते हैं, रिटायर होते हैं, जब उनको समय मिलता है और जब उनको बच्चे की आवश्यकता पड़ती है, तब बच्चा उनके पास उनकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है कि जब उनको बच्चे को समय देना था, बच्चों को संस्कार देना था, वो नहीं दिए रहते हैं, तो बाद में उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ता है और उनके साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा जो है जीवन भर गलत व्यवहार करते हुए देश के नागरिक के रूप में जीता रहता है। तो व्यवहार कैसे करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, बुजुर्ग से कैसे बात करना है, बच्चे से कैसे बात करना है, जो पशु होते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके प्रति हमको क्या विचार रखना है, ये सब बच्चे को बालपन से ही शिक्षा देनी पड़ती है, तभी जाकर के वो संस्कारित रह पाएगा। पेड़ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं, उनमें कई पेड़ों को महान स्थान दिया गया है जिनकी हम पूजा करते हैं। गाय माता की हम पूजा करते हैं। तो आजकल के बच्चों को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ करके हमारे धर्म आध्यात्म की चीज़ों को सिखाना। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुलसी आज तक घर घर में संरक्षित है। नहीं तो हो सकता है कि वो भी विलुप्त प्रजाति में गिनती आ गया होता है। लेकिन औषधि गुण इतना है तुलसी का कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस भी मानता है कि तो तुलसी में कितने औषधि गुण हैं। तो ये बात बच्चे को बताइए, इतना इम्पोर्टेंट ये पौधा है और इसकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके महत्व को पहले से ही जानते थे। इसी तरह बात यदि पीपल की हो या जिस भी पेड़ की हो, तो पौराणिक बात प्लस अभी का उसका साइंटिफिक महत्व, इन दोनों को कंबाइन करके बच्चों को बताना, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि बस मेरे को बोल रहे हैं और मेरे को मानना है। और हमेशा बच्चे को क्वेश्चन पूछने का छूट देना चाहिए, तभी उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और वो चीज़ों को, तथ्यों को सही ढंग से समझ पाएगा। जब उसके बातों को कोई काटेगा तो वो कारण बता पाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो आपसे पूछा रहेगा ऐसा क्यों करना है, तभी वो बाहर बता पाएगा कि ऐसा क्यों करना है। इसीलिए आजकल विवेकानंद केंद्र जो है, आजकल के सब सांस्कृतिक जो पतन है उसको देखते हुए एक अमृत परिवार की संकल्पना का प्रारंभ किया है। अमृत परिवार ही देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, बात वही है। बच्चे जो हैं या बड़े भी जो हैं, पूरा परिवार जो है, ये जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है, जो अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, उसको पुनः याद करने का एक प्रयास है। जैसे कि भाषा मतलब ये है कि जो भी अपना नेटिव लैंग्वेज है, जो अपना लोकल लैंग्वेज है, जो अपनी मातृभाषा है, उसका प्रयोग यदि हम छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम उसका प्रयोग जो है करते रहें। भूषा मतलब वेशभूषा, हम जो है किस तरह का पहनावा पहन रहे हैं। जो हमारे स्पेशली जब कुछ पर्व त्यौहार आते हैं, तब तो हमको एकदम हमारे जो वास्तविक जो हमारा पहनावा है उसमें होना चाहिए। जैसे कि धोती कुर्ता हो गया, साड़ी हो गया, या साउथ में जैसे लुंगी वगैरह पहनते हैं। तो बात जो भी हो, एक जो पारंपरिक पहनावा है, यदि हम आदिवासी लोगों की बात करें तो उनका एक विशेष पहनावा होता है, विशेष प्रकार का उनका श्रृंगार होता है। तो उन सभी चीज़ों को संरक्षित रखने का भी काम हमारा है। तो बच्चा ये सब चीज़ों को कब सीखेगा? जब वो देखेगा। अगर दीपावली मनाना यदि कोई बंद कर देगा, यदि 5 पीढ़ी तक कोई दीपावली न मनाए, तो बच्चा भूल जाएगा कि दीपावली क्या होता है। इसीलिए बच्चे के सामने सभी पर्व त्यौहार को मनाना और उस पर्व त्यौहार में बच्चे को शामिल करना। कोई दीपावली में पटाखा फोड़ने तक तो सीमित नहीं होना चाहिए। उसको आप बैठाकर बताइए कि दीपावली क्या होता है, उसको पूजा में सम्मिलित करिए, तब जा कर के उसका जो बाल मन है
वो परिवेश से सीखेगा। नहीं तो फिर परिवेश से यही सीख लेगा कि पटाखा फोड़ना और वही दीपावली। इसमें गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, उसमें गलती मानी जाएगी पेरेंट्स की। इसलिए आप सभी जो युवा हैं, कल काला आप लोग पेरेंट्स बनेंगे, तो आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा आएगा उस बाल मन में जो प्रभाव देना है, एक अच्छा वातावरण हो, घर में सुव्यवस्थित सुसंस्कारित चीज़ें हों। कोई यदि फ़ोटो हम लगा रखे हैं तो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा से मेल खाता हुआ फ़ोटो हो, कोई अनुचित फ़ोटो वो ना हो। हम जो गाना आज सुनते हैं वो थोड़ा सभ्य प्रकृति का हो, जो हम फिल्में देखते हैं वो विचित्र प्रकृति का ना हो। हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए भी कई फिल्म आते हैं, यदि हमको फिल्म देखने जाना है तो हम उन फिल्मों का भी चयन कर सकते हैं। इस तरह से कई बातें हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और हम यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो कल काला फिर हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि ये बच्चा उजड़ है, कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, कि बच्चा गलत तरीके के कपड़े पहनता है, ये गलत तरीके से खाना खाता है, कि ये खाली जंक फूड बर्गर पिज्ज़ा आदि खाते रहता है। तो ये सभी हमको उसको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा, बचपन से ही समझाना पड़ेगा। ये जो मल्टीमीडिया आदि की जो ये कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, इन सभी का दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रचार है। हम यदि देखें तो हमारा भारतीय संस्कृति का जो व्यंजन है, व्यंजन पकवान मतलब जो खाना घर में बनता है, भोजन, उसमें इतनी विविधता है, इतने सारे पकवान और इतने सारे व्यंजन हैं कि रोज़ यदि आप एक व्यंजन भी खाएंगे तो भी 365 दिन में व्यंजन खत्म नहीं होंगे, और सब एक से एक बढ़ के स्वादिष्ट हैं। इसके बाद भी कोई विदेशी कंपनी का चॉकलेट क्यों खाना पड़ता है? इसके बाद भी ये पिज्ज़ा बर्गर कहाँ से आ गया? ये जो पिज्ज़ा है ये क्या है? सड़ा हुआ रोटी है। इसको हमको खाने की क्या आवश्यकता है? हमको तो ताज़ा मिल रहा है। उसमें चलो थोड़ा बहुत यदि कोई सब्जी डाल दिए हैं, फ्रोज़न वाला फ्रिज में रखा हुआ पुराना बासी, तो उससे कोई पिज्ज़ा की वैल्यू नहीं बढ़ जा रही है। अरे भाई, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ हमको सब्जी फल फूल सब एकदम ताज़े उपलब्ध हैं। हम कोई ऐसे ठंडे प्रदेश में नहीं रहते हैं जहाँ 6 महीने में एक बार सूरज उगता हो। हम ऐसे देश में भी नहीं रहते हैं जहाँ अक्सर बर्फ़बारी होते रहता है और खेती नहीं हो पाता है। जो एक बार फल सब्जी प्राप्त हो गया है उसी को महीनों तक फ्रिज में रखे हुए हैं और उसी को बना के पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। ऐसे देश में हम लोग नहीं पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ तो ये सुविधा है कि रोज़ सुबह दरवाजे में व्यक्ति फल सब्जी बेच के जाता है कि सब्जी ले लो, भाजी ले लो, चिल्लाते रहता है। तो हमको तो ताज़ा उपलब्ध है, तो ताज़ा उपलब्ध होने के बाद भी बासी क्यों खाना? अरे भाई, विदेश वालों की तो मजबूरी है कि वो लोग जो हैं बासी फल सब्जी को खाएं, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। रोज़ ताज़ा उनको मिल नहीं सकता तो क्या करेंगे वो लोग? लेकिन जब हमारे पास हमको मिल रहा है ताज़ा, तो हमको ताज़ा खाना चाहिए। लेकिन ये बात आप बच्चों को बताएंगे तब तो वो जानेगा। ये तो टीवी में देख ये जानता है कि ये पिज्ज़ा ही खाना अच्छी चीज़ है। उसको आपको बताना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तब तो आप जो हैं बाल मन में अच्छे संस्कार एवं अच्छे प्रभाव को डाल सकेंगे, नहीं तो फिर संभव नहीं। इसीलिए आप लोगों को बहुत सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, और बल्कि सोच समझ के व्यवहार ही क्यों करना पड़े, हर समय अपने व्यवहार को अच्छा ही रखना चाहिए ताकि बच्चों के मन पर एक अच्छा प्रभाव जा सके, एक सुसंस्कारित बातें वो लोग सीख सकें। तो सबसे पहला प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता है मानसिक प्रभाव। जो देखते हैं वो चीज़ें उनके मन में बैठ जाती है। जैसा व्यवहार करते वो देखते हैं, वैसी व्यवहार वो लोग बाद में अपने जीवन काल में करते रहते हैं, और उनके व्यक्तित्व पे भी पूरा प्रभाव पड़ता है इन बातों का। व्यक्तित्व क्या है? हम जो व्यवहार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन जो है हमारा व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व पे वातावरण का पूरा प्रभाव है। आप लोग इस बात को समझ गए हैं। अब शिक्षा पर प्रभाव, तो शिक्षा पर क्या प्रभाव होगा कि जो शिक्षित परिवार पे है, उस पर प्रभाव जो है शिक्षित लोगों का ज़्यादा है। उसका शिक्षा के प्रति ऑटोमेटिक थोड़ा रुचि बढ़ जाएगा। यदि कुछ सीखना चाहेगा, कुछ जानना चाहेगा, उसको बताने वाले लोग रहेंगे। यदि वो ऐसे जगह पे हैं जहाँ स्कूल विद्यालय उपलब्ध हैं, पास में हैं,
तो उसका शिक्षा पाना सरल हो जाएगा। कहीं दुर्गम स्थान में पैदा हुआ है तो उसको स्कूल तक आने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह से वातावरण का भी कई तरह का प्रभाव जो है पड़ता है। अब बात करते हैं उसके सामाजिक गुणों पे क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक गुणों का मतलब ये है कि उसका एक प्रकार से आप सरल शब्दों में समझेंगे तो व्यवहार, कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जीवों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। तो फिर से बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बाल मन जो देखेगा वही सीखेगा। आप क्या सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करते हैं? यदि आप प्रणाम करते हैं तो बच्चा भी आपको देख के सीखेगा कि सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम किया जाता है। स्नान ध्यान करके थोड़ा सा समय पूजा पाठ के लिए निकालना चाहिए। यदि आप रोज पूजा पाठ करेंगे तभी बच्चा देख के सीखेगा कि पूजा पाठ करना चाहिए और तभी वो करेगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, इन सभी का महत्व आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बालक का सर्वांगीण विकास है वो केवल और केवल उसके आसपास के वातावरण पर ही निर्भर करता है। वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक किन किन चीज़ों को देखता है, क्या क्या सोचता है, क्या बोलता है। तो जब वो व्यवहार करता है तो क्या उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसके व्यवहार को सुधारने के में कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके मित्र हैं वो उसको सही चीज़ें बता रहे हैं या गलत चीज़ें बता रहे हैं। जब वो बाहर जाता है, जब वो ग्रुप डिस्कशन करता है तो कुछ अच्छी चीज़ों की प्लानिंग होती है या बुरी चीज़ों की होती है। कहीं वो नशा आदि के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है। तो विभिन्न चीज़ें हैं, क्योंकि वो अपने जन्म से ही कुछ सीख के ऑटोमेटिक नहीं आया रहता है। वो लगातार जो देखता जाता है वो वह सीखता जाता है। और जो बच्चे का शरीर है उस पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो जेनेटिक उसके गुण हैं, अनुवांशिक गुण हैं, वो तो खैर रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको कैसा खान पान मिल रहा है, उसको पौष्टिक चीज़ें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, इस पर भी उसका विकास जो है निर्भर करता है। और हम देखते हैं जब जो दो अलग अलग परिवेश के बच्चे होते हैं, मतलब एक बच्चा आप देखिए जो एकदम अच्छी तरह के परिवार में रह रहा है, उसको अच्छा माहौल मिल रहा है, प्रेम एवं शांति के साथ वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है कहा जाए, और सब कुछ उसके जीवन में अच्छा चल रहा है। आप उसका विकास देखिए, उसके बोलने का तरीका देखिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, ये सब अलग होता है। लेकिन वही एक बच्चा जो पढ़ लिख ना पाया हो, उसको अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान न मिले हो, कहीं पर मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से अलग रहा हो, तो उसकी आप स्थिति देखिए। दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इससे हम समझ गए हैं कि जो हमारी आसपास की स्थिति हैं केवल वही बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, आज का बच्चा जैसा रहेगा वैसा ही भविष्य आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, हमारा उम्र बढ़ेगा, तो हमको जैसा समाज चाहिए वैसा समाज बनाने का दायित्व और क्षमता दोनों हमारे पास है। क्योंकि हम जो बच्चों को सिखाएंगे और वही बच्चे कल के भविष्य बनेंगे, वही युवा कल के भविष्य बनेंगे। और यदि हम उनको संस्कारित नहीं कर पाए तो हमको एक असंस्कारित वातावरण मिलेगा जहाँ सांस लेने में भी घुटन महसूस होगी। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको एक सुव्यवस्थित वातावरण मिले जहाँ आप शांति, सुख, चैन, आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकें, तो आपको अपना समाज, आसपास का वातावरण वो अच्छा बनाना पड़ेगा। तो इसका एकमात्र तरीका है खुद बनो और बनाओ। आप अपने अच्छे आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, आपको देख करके दूसरे लोग सीख सकते हैं, और बच्चा तो हमेशा देख करके ही सीखता है। बस इतना ही कहकर
आज के इस अपनी ओर से चर्चा को मैं पूर्ण करता हूँ और आप लोगों के भी कोई प्रश्न हो